हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस चैप्टर को बस हम इस डिस्कशन में वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं छोटे से बॉक्स के बारे में, साइक्लोन के बारे में। देखो, साइक्लोन के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है ना, इसको ना लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के एमपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखोगे मेंस के, जो कि 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के अलग अलग आपको क्वेश्चन मेंस के अंदर देखने को मिलते हैं, उन्होंने सिंपली कई बार इस बॉक्स से उठाकर ये बोला हुआ है कि राइट अ नोट ऑन साइक्लोन या साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस या साइक्लोनिक इवेंट जो कि इंडिया में हुए हैं, या पर्टिकुलरली उन्होंने एक पॉइंट भी करा हुआ है इस बॉक्स से निकाल निकाल कर कि इस साइक्लोन के बारे में, इस साइक्लोन के बारे में कुछ बताओ। उसमें हालांकि लिखने में 2 लाइनें 3 लाइनें ही होती हैं, लेकिन ये बॉक्स इस प्रकार के, और ऐसे बहुत सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। एमपीपीएससी में जनरली मेंस आपका 6 से 10 तक की एनसीईआरटी के लेवल पर बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एसएसटी वाली बुक्स। तो ये चीजें बॉक्स ना उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं आप सबसे कि ये बॉक्सेस आप जब सेल्फ रीडिंग करोगे तब भी करोगे, वैसे भी करोगे, लेकिन इनको थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करना कि आपको याद होने चाहिए इनके पॉइंट्स। और एमपीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर 3-4 साल में या हर दूसरे साल में, हर ऑल्टरनेटिव ईयर। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको आराम से समझते हैं इस बॉक्स को। ओडिशा, जो कि ईस्टर्न सी कोस्ट पर लोकेटेड है, हमारा बिस्मे यहां से है ना बिस्मे। ये दिस रीजन इज वेरी प्रोन टू साइक्लोन, और यहां पर साइक्लोन ओरिजिनेट होते रहते हैं बे ऑफ बंगाल की वजह से। देखो, साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए ना बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जब ये कंडीशंस एक समुद्र में होती है तो साइक्लोन उत्पन्न होता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। और जब ज्योग्राफी में हम लोग ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जब हम इन सारी नेचुरल कैलामिटीज को पढ़ लेंगे ना कि अर्थक्वेक कैसे आता है, साइक्लोन कैसे आता है, वोल्केनो कैसे आता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, उसके बाद मैं आपको उसी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर करवा दूंगा, ताकि जीएस पेपर 3 में इसको देखना भी ना पड़े और सिंपली आप सिलेबस से इसको क्रॉस या टिक मार सको। डिजास्टर मैनेजमेंट जो जीएस पेपर 3 का टॉपिक होता है, उसको हमेशा एक स्टूडेंट को जीएस पेपर 1 में जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उनके साथ पढ़ना चाहिए। यहां पर सिर्फ एक बात होती है, डीएम में एक एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के जब ये प्राकृतिक आपदा आ जाए तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, बस ये जानना होता है हमें। अब क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर हम वॉल्केनो के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, हमने उसके कॉजेज देखे, हमने उसके इफेक्ट देखे, हमने भारत का मैप बनाकर या कहीं पर भी एशिया वेशिया का मैप बनाकर ये देखा कि किन किन रीजन्स में वो आता है, उसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट की रेफरेंस लेकर वहीं पर एनडीएमए की गाइडलाइंस को कवर कर लें, तो क्या ये मेरे वॉल्केनो के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर नहीं हो गए क्या? कि कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर जितने मेरे को देने, या फिर मुझे अटेम्प्ट भी 1 2 3 4 लग जाए, लेकिन मुझे कभी दोबारा इस पर एटलीस्ट मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किताब खोलकर, तो ये टाइम सेवियर है कि नहीं है? और मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो इसी फॉर्मेट के अंदर रेडीमेड मेरा यूपीएससी का आंसर प्रिपेयर हो सकता है, या स्टेट पीएससी का, मेंस का, किसी का भी, जिसमें मेरा टाइम बच जाएगा, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। 30 सेकंड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। तो इसको इस लिहाज से देखा करो। ऑन 17 to 18 अक्टूबर 1999 में क्या हुआ, साइक्लोन ने 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो थी ओडिशा में उनको हिट करा। एक और सुपर साइक्लोन आता है कुछ ही दिन बाद, 10 दिन बाद, लगभग 29 अक्टूबर 1999 को, जिसने स्टेट में काफी लार्ज स्केल में तबाही मचा दी थी। ये जो डैमेजेस हुए, द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। एक तो हवा की गति बहुत ज्यादा तेज थी, लगातार उस अक्टूबर के महीने में बारिश ही बारिश होती रही, और
टाइड्स जो थे वो अपनी चरम सीमा पर थे, यानी कि हवाओं की गति बहुत ज्यादा तेज, बारिश का होना और ऊपर से टाइड्स की वजह से और ज्यादा पानी भर जाना। तो बड़े सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे वो डूब गए, घर डूब गए, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। विंड्स की स्पीड देखकर आप चौंक जाओगे, 260 किलोमीटर की रफ्तार से पर आवर, और 36 घंटे तक लगातार ही चलती रही हवाएं। तो ओडिशा के साइक्लोन के ऊपर नोट्स आ सकता है, और ये 2023 में जितने भी आप सारे लोग 2022 प्लस 2023 प्लस 2024, ये 3 जो एमपीपीएससी आपको देने हैं, 24 की नोटिफिकेशन 2023 के दिसंबर में आ जाएगी, उसका भी एग्जाम जनवरी में 24 में हो जाएगा। बात अल्टीमेटली यही है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठने से पहले ये देना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ये जो 3 एग्जाम्स हैं इनमें से पक्का कहीं ना कहीं ये फिर से फंस जाएगा। राइट अ नोट ऑन ओडिशा साइक्लोन ऑफ 1999, सिंपल सी चीज है। ये जो हाई वेलोसिटी की विंड्स हैं, इन्होंने पेड़ों को उखाड़ फेंका और कच्चा हाउसेस को डैमेज करा। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड हाउसेस वर ब्लोन अवे, छतें उड़ गई। ये चीज बंगाल में भी आपने देखी होगी, अभी जब वेस्ट बंगाल में ऐसी डिस्टर्बेंसेस आई थी अभी कुछ टाइम पहले, कोविड से पहले आई थिंक। पावर सप्लाई और जो टेलीकॉम लाइंस थी वो कंप्लीटली मतलब टूट गई थी, और ये समस्या तो आज भी होती रहती है। हल्की फुल्की साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस तो इसमें तो सबसे पहले नेटवर्क और ये फोन कनेक्शन चले जाते हैं, है ना। अभी आपके साथ ही हुआ था अभी 1 हफ्ते पहले ये वाली चीज। ये जो बारिशें थी, इन्होंने जो ओडिशा की मेजर रिवर्स थी वहां फ्लड ला दिया, जिसकी वजह से अगेन वही शहरों वगैरह का भर जाना, गांव वगैरह डूब जाना। जो साइक्लोनिक विंड्स थी ये भी लगभग 20 किलोमीटर तक पूरा का पूरा इन्होंने इनलैंड एरिया को कवर कर लिया था, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसकी वजह से कोस्टल एरियाज में हुई थी। वहां पर रहने वाले लोग काफी ज्यादा मर गए थे, बहुत सारे लोग जो थे वो गायब हो गए थे, पता भी नहीं था उनका कहां चले गए। इस प्रकार की तबाही यहां पर मची। 7 to 10 मीटर की हाई टाइडल वेव जो थी वो सडनली यहां पर आती है और मैसिव डैमेज करती है, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ चावल की खेती को। पैडी मतलब चावल। और यहां से आपको एक छोटी सी हिंट बस ये मिल जाती है, वैसे हम ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ते हैं, छोटी सी हिंट जैसे इन सब लाइनों से ये मिल जाती है कि ठीक है यार डिस्टर्बेंसेस हो रही है, इतना क्या जानने की जरूरत है। लेकिन मेरी नजर ये बोलती है कि एक मेरी रिवीजन हो जाती है जब मैं ऐसे किसी पॉइंट से होकर गुजरता हूं कि चावल की खेती को बहुत ज्यादा डैमेज यहां पर मिला। अब मेरा यहां से क्या है कि मैं टॉपिक से बियॉन्ड जाकर अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मुझे एक ये पॉइंट मिल गया कि अगर कल को क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से राज्यों में चावल की खेती होती है, तो ओडिशा मेरे पास एक बना बनाया आंसर होगा, अगर मैं इस बक्से को याद कर लूं तो। अब अगर मैं ज्योग्राफी में भी ये भी देखूंगा कि भारत का नक्शा बना करके चावल की खेती किन किन राज्यों में होती है, तो वहां पर ओडिशा मेरे को फिर भी पता होगा। और यहां से देखूंगा तो एक ओडिशा, अगर 4 ऑप्शन में से सिर्फ ओडिशा हुआ और बाकी राज्य अगर मैच नहीं कर रहे, वहां पर कोई बात लिख रखी है कि जो कि मुझे सूखे सूखे एरिड रीजन्स लग रहे हैं, और मुझे पता है कि पानी चाहिए होता है चावल के लिए, और ओडिशा कंफर्मेशन के लिए अगर मैं दिमाग को स्विच कर दूं कि 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में बक्से में मैंने ये वाली चीज पढ़ी थी कि चावल की खेती को अगर डैमेज यहां पर लिखा हुआ है और किसी क्रॉप का जिक्र नहीं करा गया, तो इसका मतलब इसमें चावल बहुत लार्ज स्केल पर खेती बाड़ी होती है चावल की ओडिशा में। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं? होता है ना। और जगन्नाथ को भी इसी वजह से सिर्फ चावल का भात चढ़ता है, प्रमुख रूप से, मेन रूप से। आउट ऑफ वेरियस फूड आइटम चावल बहुत मेन होते हैं वहां पर, और उनके चावल इतने ज्यादा वो हैं कि मैंने आपसे भी मंगवाए थे कि कहते हैं कि शादी में किसी या कोई भंडारा करना है, कुछ भी करना है, अगर एक दाना भी डालते हो तो किसी बाराती को या फिर किसी भी जो खाने आता है तो वो कम नहीं पड़ते हैं, चावल कमी नहीं पड़ती है, या मतलब पूरे के पूरे खाने की व्यवस्था की कमी नहीं पड़ती है किसी भी फंक्शन के अंदर। इतनी इतनी इंपॉर्टेंस है उधर की। अब इतनी सारी स्टोरी को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी एक अच्छी चीज नहीं होगी कि मेरे 2 नंबर नहीं बच गए ओडिशा की सर्विस वाले पॉइंट से। तो ऐसे करके एनालिसिस करनी होती है। डोंट वरी, यू विल बी ट्रेंड, उसके लिए मैं हूं, आप मेरे पास इसलिए ही आए हो, ठीक है। जो साइक्लोन है दे ओरिजिनेटेड एज
डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। अब ये चीज़ है कि कॉजेज क्या थे उसके, एमपीपीएससी ने पूछा था कॉजेज एंड इफेक्ट, या राइट आर नोट ऑन, तो हमें सारा लिखना होता है। चैलेंज एमपीपीएससी या फिर ऐसे, अब ये स्पेशली मैं एमपीपीएससी की बात करूँ, वो हमारे सामने बस एक चैलेंज ऐसा कर देता है कि जब वो ये बोलता है राइट आर नोट ऑन, तो हमें उसके लिए ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हमारे पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि 3 से 5 नंबर में आप सोच सकते हो, एक तो पॉइंट्स बहुत मिनिमम और टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए कि फटाफट कॉजेज के 4 पॉइंट, इफेक्ट्स के 4 पॉइंट, एनडीएमए की गाइडलाइन के 4 पॉइंट और कंक्लूजन फटाफट देकर हम आधे पेज के अंदर या फिर कोई डायग्राम वगैरह बनाकर या कोई बादल बादल जैसे ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर फटाफट बाइंड अप कर दें। और यही चीज यूपीएससी में होती है, जिसके पास एक क्वेश्चन, जब 2 क्वेश्चन बच गए होते हैं और किसी के पास सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट ही बचे हैं, तो फटाफट आपको ऐसी एक रणनीति अपनानी पड़ती है जिसके लिए ऑलरेडी आपके पास पहले से ही याद करा हुआ आंसर हो। यही चीज है। तो ये ओरिजिनेट कहां से हुआ था इसका याद रखना, गल्फ ऑफ थाईलैंड से ओरिजिनेट हुआ था, नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है? अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वो मैंने इसलिए पूछा, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, इवन यूपीएससी के स्टूडेंट, सर ये इंडिया में है पोर्ट ब्लेयर, ये कंट्री नहीं है सीरियसली, और अंडोमान निकोबार आइलैंड कैपिटल है, ये कब हुआ? ठीक है, पता होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। 25 अक्टूबर 1999 को ये चीज़ हुआ है, एंड ग्रेजुअली ये नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हवाओं की गति रुकने का नाम नहीं ले रही थी 36 घंटों तक, और ये ओडिशा में जगह है उनको हिट करता है, एरासामा एंड बलिकोड़ा। ठीक है, 29 अक्टूबर को 10:30 से। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ओडिशा पीसीएस दे रहा हो तो ये आ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले हिट करा, इतना भी नहीं, लेकिन बॉक्स दे रखा है, एक केस स्टडी की फॉर्मेट में दे रखा है, हमें तो उससे बस जो हमारे काम के पॉइंट्स हैं हम वो निकालेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पर 13 मिलियन लोग मर गए थे, बेरोजगार जो बेघर हो गए थे लोग, उसके बाद बेरोजगारी छा गई थी, कपल्स रात को रोमांस कर रहे थे तो पानी पानी भर गया कमरे के अंदर। ठीक है, सुपर साइक्लोन जो था वो पूरे की पूरे उड़ीसा कोस्ट को मतलब एक तरीके से तबाही ला जाता है वहां पर, इन द स्पेशली इन द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक, और 28 कोस्टल टाउन्स में। लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक वर किल्ड, गाय भैंस भेड़ बकरियां मारे गए। स्टैंडिंग क्रॉप्स जो थी, चावल की खेती, फल, सब्जियां, दीज वर डैमेज। और अब होता क्या है कि फ्लडिंग की वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल की, खारापन, नमक बढ़ जाता है, और टाइड्स की वजह से स्पेशली। अब बे ऑफ बंगाल का पानी कोई मीठा पानी तो है नहीं, फ्रेश वाटर तो है नहीं, खारा पानी है, वहां से टाइड्स उठी। आप इमेजिन करके देखो ना इस चीज को, ये देखो मैं बताता हूं इसको। यहां पर मान लो ओडिशा, और ये आपका है बे ऑफ बंगाल। ओके, इधर का है सॉल्टी वाटर। जब यहां से टाइड्स उठेंगी, जब यहां से टाइड्स उठेंगी, जब यहां से ऐसी टाइड्स उठी फॉर एग्जांपल, और ये किसी लैंड की तरफ मूव कर रही है, तो ये सॉल्टी वाटर को यहां पर लेकर जाएंगी। अब इसका जो खारापन होता है ना, एनवायरमेंट से खारापन निकालना इतना आसान काम नहीं होता है, इसलिए मैं इसको डायग्राम बनाकर एम्फेसाइज कर रहा हूं। और इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी, ये ज्योग्राफी है। लेट पीएमएफआईएस का वो वाला चैप्टर कम उसको आने दो, जिसके बारे में हम बात करेंगे, सैलिनेशन। तो ड्यू टू सैलिनेशन कॉज बाय टाइडल सर्ज, बहुत ज्यादा जो खेती बाड़ी वाला हिस्सा था वो अनउपजाऊ हो गया, इनफर्टाइल हो गया। बहुत अच्छी प्लांटेशन थी उस टाइम पर, यहां पर साल ट्रीज की, टीक ट्रीज की एंड बैम्बू ट्रीज की, वो डिसअपियर हो गई।
जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे पारादीप और कोणार्क के आसपास, वो भी गायब हो गए। अब आपको सैलिनिटी के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप एग्जांपल इस बक्से में से एनसीईआरटी में यूज कर लेना, रेदर देन करंट अफेयर की तरफ अपने दिमाग को स्विच करना कि ऐसा ऐसा पास्ट में हमारा देश गवाह हो चुका है, इस चीज का भुगत चुका है। और आपको साइक्लोन के इफेक्ट्स लिखने को आए जब भी, तो आप ये वाला काम कर सकते हो। आपको टाइड्स के इफेक्ट लिखने को आए तो आप ये वाला काम कर सकते हो। और ये चीज मैं आपको याद है एक बारी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये वाली चीज अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक बात बताई थी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में कि हो सकता है एक में फ्रेश वाटर हो और एक में सॉल्टी वाटर हो, और यहाँ के क्रॉप्स जो हो वो एबीसी कंडीशंस के हो और यहाँ के हो जो वो एक्सवाइजेड कंडीशन के हो। इसकी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इस चीज में भी खतरनाक है। बताया था ना मैंने, कुछ किसी लेक्चर में बताया था, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि कौन से यूनिट में बात करी थी हमने इसके बारे में। तो क्या ये सब लोग बात समझ पाए? क्या ये सभी को क्लियर, या फिर से समझाऊं ये साइक्लोन वाला ये केस स्टडी? हमें इतना टाइम लगाना नहीं था इस पर, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए हमारा बहुत कुछ यहाँ से हेल्प हो जाएगी, हमें बेस बन गया हमारा। तो क्या ये सभी को क्लियर है? अरुणा क्लियर हुआ आपको? आवाज आ रही है अभी? है ना? कोई डाउट है अरुणा? कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेझिझक। अशप्रीत या किसी को भी फिर से कुछ समझाऊं? मयूर क्या कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही मयूर। हम आगे बढ़े फिर मॉइस्चर पे, तो बात करते हैं मॉइस्चर की। जब वाटर इवेपोरेट होता है जमीन से या डिफरेंट वाटर बॉडीज से, तो वो वाटर वेपर बन जाता है। बेसिक साइंस। मॉइस्चर जो होता है हवा के अंदर किसी भी टाइम पर, जब किसी भी टाइम पर हवा के अंदर मॉइस्चर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। जब एक एयर जो होती है इट इज फुल ऑफ वाटर वेपर, तब उस दिन को हम लोग कहते हैं कि आज का दिन आज के दिन में बड़ी ज्यादा नमी है, आज का दिन बड़ा ह्यूमिड है। और जैसे जैसे हवा वार्मर होती जाती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग की, वाटर वेपर होल्डिंग की, वो बढ़ जाती है और वो और ज्यादा ह्यूमिड बनती चली जाती है। ह्यूमिड पेपर, वो आपसे जनरली बातें कर रहे हैं कि कपड़े जो उनको ज्यादा टाइम लगता है सूखने के लिए, और जो बॉडी से हमारा पसीना है वो आता ही रहता है, इवेपोरेट इजीली नहीं होता और हम अनकंफर्टेबल होते हैं। व्हेन वाटर वेपर राइजेस, वो ठंडा होना स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग। वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है, यानी कि क्लाउड्स में जाकर कुछ ना कुछ बनना उसका। अब जो प्रिसिपिटेशन मैंने आपको समझाया था ना, वो कंडेंसेशन की वजह से बनती है, यानी कि ऊपर बादल बनना, बरसात होना, ओले गिरना या कुछ भी स्नोफॉल होना, ये तो तब होगा ना जब यहां से कोई चीज जाएगी। इनमें पानी भरना भी तो चाहिए, इनमें पानी भरना भी तो चाहिए। तो ये जो बादल है ना, बादल इसी प्रकार के एक प्रकार से जो वाटर वेपर है, जब इसका कंडेंसेशन होता है तब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनते हैं, और जो बादल हैं वो इसी प्रकार के वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं। वो तो मैंने कहा बादल वर्षा तो तभी करवाएंगे ना जब उनके अंदर कुछ दम हो। और ये दम कहां से आती है? इवेपोरेशन की वजह से, जब उनके अंदर पानी इकट्ठा होता है या कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक बादल ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए वो भारी बन जाता है, ठीक है, वो नीचे आता है एज प्रिसिपिटेशन। अब ये वाला टर्म समझना ना यहां पर बहुत जरूरी है। मैं इसके बारे में ना, इसलिए आपने ये देखा होगा कि ऊपर ऊपर मैंने थोड़ा सा जल्दी करवा दिया, वो इसलिए तमिलनाडु के अंदर यार हमें 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर। सिर्फ ये जो 7th क्लास की जैसे एनसीईआरटी इसको करेंगे अभी, बस हम तमिलनाडु पे मूव करेंगे इसके बाद। तो आप देखोगे फिर उसमें कि बहुत डिटेल में वहां पर दे रखा है। अब मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ तमिलनाडु में जाने से पहले प्रिसिपिटेशन के बारे में। यार देखो यहाँ पर ये भी तो लिखा हो सकता था कि ये जब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ज्यादा हैवी बन जाते हैं, बादल इनको कैरी नहीं कर पाता, तब ये नीचे आते हैं एज रेन, एज बारिश, एज वर्षा। ये क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पर? प्रिसिपिटेशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बादल के अंदर कलेक्ट हुए वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर कंडेंसेशन के प्रोसेस से जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा वो रेनफॉल की फॉर्म में आएंगे। क्यों? इसलिए जरूरी नहीं है यार। अब दिल्ली इतनी गर्म है,
दिल्ली के आसपास के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो इतनी गर्माहट में रहती हैं, तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता यहाँ पर कि कभी ओले पड़ेंगे। लेकिन कभी कभार ऊपर ट्रोपोस्फियर की कंडीशन ऐसी होती है कि वहां पर जब ये पानी गिरता है वहां से बादलों से, तो वो हवा में ही जमना स्टार्ट कर देता है और वो ओले बन जाता है, हेल स्टॉर्म बन जाता है, स्लीट स्टॉर्म भी बन जाता है। कभी कभार ओले जो होते हैं ना, जब ये गोले की फॉर्म में ना गिर के ऐसे सीधे सीधे नोकीली नीडल्स ऐसी फॉर्म में गिरते हैं, तब हम इसको स्लीट स्टॉर्म कहते हैं। और कभी कभार जो है वो प्यारी सी आपको कभी कभार पहाड़ों वगैरह में जाकर स्नोफॉल देखने को मिलती है। और कभी कभार प्योर फॉर्म में, ज्यादातर कभी कभार कह रहा हूं, प्योर फॉर्म में आपको बारिश देखने को मिलती है। ये हेल स्टॉर्म, स्लीट स्टॉर्म, रेनफॉल, स्नोफॉल और भी फॉर्म होते हैं इसके, इन सब को बोला जाता है प्रिसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन का क्वेश्चन एनसीईआरटी से कभी कोई सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए हमें तमिलनाडु भी जाना ही पड़ेगा। और वो टाइप्स मैंने आपको यहां पर आज नाम दे दिए हैं, जब हम जाकर उसको डिटेल में देखेंगे तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा। इन्होंने ये बताया था कि बादल से हमेशा जो चीज गिरती है वो बारिश नहीं होती है, बारिश तो पानी की फॉर्मेट में होती है। या फिर अगर इसको और स्टैंडर्ड तरीके से बोलना चाहते हो तो आप दुनिया को ये भी बोल सकते हो, हर एक बारिश का, हर, हम लोग कहते हैं ना बारिश का पानी, तो आप उनसे बोलो बारिश होता है मतलब बरसना। हर बरसात पानी नीले गिराती है अपने साथ। ओले गिर रहे हैं तो क्या बरसात नहीं है? जी हाँ बरसात है, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। ये जो हेल स्टॉर्म गिरती है, स्नोफॉल गिरती है, बरसात नहीं? जी हाँ बरसात है। ये सारी चीजें पिघलकर अल्टीमेटली पानी में तो कन्वर्ट होंगी। अभी कुछ साल पहले अभी एक सीन आया था, वीडियो लीक हुई थी, मयूर आपने देखा होगा, और अरुणा आपने भी, अशप्रीत आपने, जितने दिल्ली वाले हैं, नोएडा के अंदर ऐसे ओले गिरे थे कि उनकी जो पूरी सोसाइटी थी वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो बर्फ की बन गई हो, पूरी बेंचे बेंचे सब वाइट हो गया था, वो पूरा का पूरा पार्क। लेकिन सुबह उठकर पानी पानी, शिमला बन गया जैसे वो। मेरे घर के पास गिरा तो मेरे घर का सामने वाला पार्क भी ऐसे ही भर गया था। और जिसकी वो खोपड़ी के ऊपर गिरती तो उससे पूछो ही मत, उसको घर तक जाने के लिए मुसीबत हो जाती है। और कोई टकला हो तो उसमें तो सोने पे सुहागा। प्रेसिपिटेशन, जो प्लेन्स हैं जो हवा में उड़ते हैं, दे लीव अ वाइल्ड ट्रेल बिहाइंड देम। हम बचपन से ऐसे प्लेन्स को देखते हुए आते हैं और हम कहते हैं उनके रॉकेट हैं, वो देखो एक सफेद धारी छोड़ते हुए ऐसे करके दिखते हैं हमें। काफी बार अशप्रीत याद है ना, हम आपकी छत से भी इसको देखते हैं, ये ऐसे कोई ये वाइट लाइन जो छोड़ते चले आते हैं, ये बिल्कुल ऐसे सीधा ट्रेल ऐसे करते करते। और फिर ये जो पीछे पीछे वाली जो लाइंस होती हैं ये धुंधली पड़ती चली जाती हैं, ये मिटती चली जाती हैं। कुछ जो पीछे वाली लाइन होती है तो उनके पीछे ये वाली ये मिटती चली जाती हैं, कुछ धुंधली होती चली जाती है ये। और ये जहां से ये रॉकेट जा रहा होता है दैट इज मच डार्कर। ये ऐसा एक ट्रेल छोड़कर जाता है एक पर्टिकुलरली, आप उसको कुछ भी जेट कह लो या कुछ भी कह लो, एक प्लेन कह लो। ये सबने देखा होगा आई थिंक, अपने अपने आसमानों से देखा है ना। बिस्मे बिस्मे छत पे सिर्फ पड़ोसन देखने जाते हो या ये भी आसमान में देखा है कभी कि नहीं? सब देखा ना, कह रहा सब देखा है। मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, जो इंजन में इन द प्लेन के जो मॉइस्चर होता है उसकी कंडेंसेशन होती है। तो हवा में जब वो गुजरता है ना वहां से, तो आप ऐसा मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक शिप लेकर, एक बोट लेकर, एक नाव लेकर, एक चप्पू के भरोसे पानी को इधर उधर लेफ्ट एंड राइट कर करके ऐसे करके गुजर रहा हो, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। और यहां से पर्सन अगर ट्रेवल अगर पानी में कर रहा हो तो इसी प्रकार से जैसे आसमान में जब वो प्लेन जा रहा है तो ये जिसमें वाटर ड्रॉपलेट है हवा में, वो मॉलिक्यूल्स इस साइड उस साइड हो रहे हैं इंजन की वजह से, और वो एक मार्ग छोड़ता हुआ जा रहा है। जैसे कोई भी चीज अगर यहां से पानी से अगर स्पीड में निकल रही तो एक ट्रेल नहीं बनाएगी एक पानी अपना, बताना पीछे पीछे उसके निशान नहीं रह जाते हैं बड़ी सी जो याची या शिप, अगर कोई भी बड़ी जेट्स की मान लो बहुत स्पीड में चल रही है, पीछे निशान नहीं रहते उसके क्या पानी में, कुछ टाइम तक धीरे धीरे करके वो गायब होने जाते हैं। यही सेम प्रोसेस आसमान में अप्लाई कर दो। जब हम इसके ट्रेल्स देखते हैं पीछे पीछे, ये ट्रेल्स क्या है? यही ये, ठीक है। When we see trails of this condensed moisture for some time, there is no air movement to disturb it. उधर कोई एयर मूवमेंट नहीं होती उसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए वो मिटते हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम में वो नॉर्मल एयर मॉलिक्यूल्स में मिक्स होते जाते हैं। तो पीछे वाले ये देख रहे हो, लाइटर, थोड़े से डार्क
एंड दे आर द डार्केस्ट। सबसे आगे जो प्लेन के जस्ट पीछे चल रहा है। अब देखो ध्यान से, बारिश किसे कहते हैं आज पहली बार जानो। हम इतने बड़े हो गए, हमें हमें यही सिखाया जाता है कि बरसात का मतलब बारिश, ऐसा लगता है हमें, ये गलत चीज है। वो प्रिसिपिटेशन जो कि अर्थ पर गिरती है लिक्विड की फॉर्म में, वो होती है बारिश। यानी कि बरसात अगर पानी की बौछारें गिराए वो बारिश कहेंगे हम उसको। बरसात अगर बर्फ गिरा रहा है रुई जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट, तो वो स्नोफॉल है। बर्फ अगर ये जो प्रिसिपिटेशन है, अगर बरसात अगर बर्फ गिरा रही है तो वो स्नोफॉल है। बरसात अगर पानी गिरा रही है तो वो बारिश है। बरसात अगर बर्फ के गोले फेंक रही है जो खोपड़ी पे किसी की जोर जोर की पड़ रहे हैं, वो हेल स्टॉर्म है। और नुकीले नीडल टाइप कुछ पड़ा रही है, पता चला किसी गंजे की खोपड़ी में भाई खौंप हो गई, खून निकल रहा है उसकी खोपड़ी से, तो वो है स्लीट स्टॉर्म। और 2-3 तरह के और स्टॉर्म होते हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं उनको, तमिलनाडु अभी आने तो हम उनको देखेंगे, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है उनका नाम। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल। ज्यादातर तो हम यही समझते हैं, इसलिए लोगों की धारणा ये बनी हुई कि बरसात का मतलब सिर्फ वह बारिश का पानी। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। जो ट्रीज होते हैं हिल साइड्स पे, जब इनको काट दिया जाता है, रेन वाटर यहां से पहाड़ों से खिसका चला आता है, और इसकी वजह से लो लाइंग एरियाज में, ये जो फुट हिल्स के जो एरियाज होते हैं, इनमें फ्लडिंग हो जाती है इस वजह से। यानी कि इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना सा कहता है, अगर मैं इसको बनाऊँ तो, कि ये है यहाँ पर आपका कुछ पेड़, ठीक है, ये थोड़ा सा रोकने की ये कोशिश कर रहा था यहाँ पर, और ये आपका बारिश का पानी जो है तब तक यहाँ पर रुका हुआ था। लेकिन अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए, ये कुछ ऐसे, तो होगा क्या इसके साथ, ये यहाँ पर आएगा और ये पूरी जगह यहाँ पर ये डूब जाएगी, पूरी की पूरी, यहाँ पर फ्लडिंग हो सकती है, ये चीज़ें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म 3 तरह की रेनफॉल होती हैं। यहाँ पर बहुत छोटी सी जिस्ट गिवन है, बहुत हल्की सी जिस्ट मैं कहूँगा यहाँ पर गिवन है, लेकिन आपको डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। यहाँ के डायग्राम के रट्टे मार लेना, ये हेल्प कर जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम इनकी हायर स्टैंडर्ड्स की बुक में देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्रेश वाटर अर्थ के सरफेस पर लेकर आती है। ये पहले की बातें हैं, ये बहुत पहले जब छोटी की हमारी एनसीईआरटी थी तब की बातें हैं। आज के टाइम में तो सिर्फ एसिड रेन गिरती है, ठीक है। अगर रेनफॉल जो है कम हो तो वाटर स्केर्सिटी और वहाँ पर ड्रॉट की समस्या आ सकती है, क्योंकि हर जगह पर इरिगेशन बना बनाकर वो नहीं डाला जा सकता पानी। तो यहाँ पर आपको देखो बोल भी रहा है, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नोफॉल, स्लीट स्टॉर्म एंड हेल स्टॉर्म। स्लीट होते हैं ऐसे नुकीले वाले, स्नोफॉल सॉफ्ट कॉटन की फॉर्म में जो गिरती हैं, हेल स्टॉर्म आपके ओले, ठीक है। इसको छोड़ो, पहले इसकी तरफ एक बारी देखते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल, वार्म एयर ऊपर जाती है, आपको पता है लाइटर होती है, हमने पढ़ा था। कोल्ड एयर डेंसर होती है, नीचे की तरफ आ रही है, एरो मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। और याद है, वार्म एयर जैसी ऊपर जाती है तो कोल्ड एयर, हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि एकदम से उसका एरिया फिल करने की कोशिश करती है। उस टाइम पर जब कोई ऐसी बारिश हो रही हो, वो साइक्लोनिक रेनफॉल का रूप होती है। इसका इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, अभी हम उसके बारे में, लेवल हमारा बढ़ने तो तब हम पढ़ेंगे। अभी जो यहाँ पर दे रखा है सिर्फ मैं उसके लेवल से यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, वरना फिर हायर स्टैंडर्ड की बुक्स में फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर डिबेट एंड डिस्कशन का, एनालिसिस का। फिर वो सारे पेजेस आपके लिए बेकार हो जाएंगे। क्या पता हायर स्टैंडर्ड में सारे के सारा चैप्टर इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हो, वो पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्हीं 3 रेनफॉल के बारे में डिस्कशन हो और चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद। इसलिए मैं यहाँ पर वो लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करना चाह रहा। 7th क्लास की एनसीईआरटी है, 7वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से ही देखेंगे इसको। दूसरी होती है रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। मॉइस्ट एयर है, एक जगह से गई, पहाड़ के एक साइड पर बारिश हो रही है और ये हवा जो है नमी वाली, ये उड़ती चली जा रही है, एक साइड पर बारिश हो रही है, देख रहे हो, एक साइड पर, इस जगह कुछ बारिश का निशान, वो सब नहीं है, ठीक है। फिर है कन्वेक्शनल रेनफॉल। वार्म एयर अगेन यहाँ पर एक्सपेंड करती है, और आप ये देख रहे होगे, दिमाग में आ रहा होगा 4 एरो क्यों बिल्कुल इसके नीचे क्यों, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी सिर्फ नाम देख लो, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल, सिर्फ इसका डायग्राम का भी रट्टा मार लेना। रिलीफ एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल और ये साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे वर्क करती है, इसके प्रोसेस क्योंकि लंबे हैं,
देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर एंड फिजिक्स के फिनोमिना इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, बाद में बात करेंगे उसके बारे में हम, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर हुआ। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 ये डाउट अभी सॉल्व नहीं होंगे, रिजॉल्व नहीं होंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके सिर्फ डायग्राम आपको तब तक याद करके बैठने हैं। ये डायग्राम के बाद आपके दिमाग में कंसेप्ट अपने आप जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो खुल जाएगा, अच्छा ये एरोज यहाँ पर ऐसे क्यों थे, या ये डायग्राम ऐसा क्यों था, ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। वो इसलिए नहीं करवाना चाह रहा मैं, जब टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन ही नहीं सीखोगे तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। बताओ ज़रा किसी का कोई डाउट। अरुणा कुछ पूछना चाहते हो यहाँ तक? पक्का ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया अरुणा सबको, सारे लोगों को? ईशा आपको समझ में आया? ठीक है। अभिषेक, अशप्रीत कोई डाउट? मिसबा, शैली? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।